पाकिस्तान का कहना है कि उसने भारत के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया है। पाकिस्तान ने भारत पर क्षेत्र में आग भड़काने का आरोप लगाया। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है क्योंकि दोनों परमाणु शक्तियां भारी तोपखाने का आदान प्रदान कर रही हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने पुष्टि की कि पाकिस्तान ने मिसाइल दागने के लिए चीन के J-10 जेट्स का प्रयोग किया। भारत इस समय दो युद्ध लड़ रहा है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया है। दूसरा चीन के साथ प्रच्छन्न शांत संघर्ष है। पाकिस्तान पर हालिया आतंकी हमलों के जवाब में भारत की सैन्य कार्रवाई के बाद चीनी डीप स्टेट और सरकारी मीडिया ने पूरी ताकत झोंक दी। भारत की एयर स्ट्राइक के सार्वजनिक होने के कुछ घंटों बाद ही चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वीबो और बाइडू पर भारत विरोधी प्रचार की बाढ़ आ गई। इंडिया अटैक्स और इंडिया ओपन फायर हैशटैग्स ने तेजी से लाखों व्यूज पाए और भारत को जानबूझकर आक्रामक रूप में दिखाया गया। चीनी इन्फ्लुएंसर्स और कुछ आधिकारिक अकाउंट्स ने भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान की अपुष्ट और नाटकीय जीत की अफवाहें फैलाईं। वायरल दावों में झूठा कहा गया कि डॉग फाइट्स में कई राफेल विमान मार गिराए गए। चीनी कठपुतली मीडिया ने भारत को दोषी ठहराने वाले आक्रामक ओपेड्स छापे, परंतु उस भयानक आतंकी हमले का जिक्र नहीं किया जिससे यह संकट शुरू हुआ था। संपादकों ने भारत को पाकिस्तान को डराने धमकाने की कोशिश न करने की चेतावनी दी और इशारा किया कि चीन भारत को सबक सिखा सकता है। चीन ने जानबूझकर 1960 के चीन भारत युद्ध से पहले धमकी के रूप में इस्तेमाल किए गए वाक्य को फिर से दोहराया। इस बीच कुछ चीनी रक्षा विश्लेषकों ने पूरा जोर लगाकर पीएलए के टैंकों और तोपों के तिब्बत के पास भारतीय सीमा की ओर बढ़ने के पुराने वीडियो क्लिप फिर से पोस्ट करने शुरू किए, पर उनके कैप्शन ऐसे थे जैसे ये तैनातियां अभी हो रही हों। चीनी सरकारी टीवी ने भी इस लहर को पकड़ा और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सामान्य अभ्यासों को भारत के खिलाफ गंभीर धमकी की तरह दिखाया। चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी भारत के खतरों का सामना करने को तैयार है और भारतीय विस्तारवाद स्वीकार नहीं करेगी। अब जाहिर है यूट्यूब युद्ध से जुड़े विषयों का प्रशंसक नहीं है और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बॉट्स उन वीडियो के प्रशंसक नहीं हैं जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की आलोचना करते हैं। इस वीडियो में आपकी मदद बहुत जरूरी है। कृपया नीचे लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। यह हमें यूट्यूब एल्गोरिदम में काफी मदद करेगा। जम्मू कश्मीर राज्य की बात करते हुए जिसे पाकिस्तान और चीन ने अवैध रूप से कब्जाया है, वे विशेष रूप से विस्तारवाद का उल्लेख कर रहे हैं। लेकिन असली वजह जिसकी वजह से चीन घबराया हुआ है वह है एक खास इलाका जिसे शख्सगाम घाटी कहा जाता है। यह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके का हिस्सा है जो सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर में स्थित है। 1927 में पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान समझौते के तहत लगभग 2000 वर्ग मील का महत्वपूर्ण क्षेत्र चीन को सौंप दिया था, जिसे भारत ने प्रारंभ से ही खारिज कर दिया है। संसद ने 1 साल बाद सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि जम्मू और कश्मीर का पूरा क्षेत्र, जिसमें पाकिस्तान और चीन द्वारा अवैध रूप से कब्जा किए गए क्षेत्र, विशेषकर शख्सगाम घाटी और अक्साई चिन्ह शामिल हैं, भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। बढ़ते तनाव के साथ एक पूर्ण युद्ध की संभावना वास्तविक है। और अगर वाकई में युद्ध छिड़ जाता है तो यह पूरी संभावना है कि भारत पाकिस्तान से पूरे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्षेत्र पर फिर से नियंत्रण हासिल कर सकता है। ऐसा होने पर पाकिस्तान खुद पूरी तरह विखंडित हो सकता है। इससे बलूचिस्तान को आजादी मिल सकती है और बाकी प्रांत अराजकता में डूब सकते हैं। चीन इस स्थिति को बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता, क्योंकि ऐसा होने पर वे वास्तव में बर्बाद हो जाएंगे। चीन की $1 ट्रिलियन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उनकी वैश्विक आर्थिक महत्वाकांक्षा एक ही रात में ध्वस्त हो जाएगी। चीन ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के माध्यम से पहले ही पाकिस्तान में $60 अरब से अधिक का निवेश किया है। उन्होंने विशाल राजमार्ग, हाई स्पीड रेलवे, पावर प्लांट, औद्योगिक पार्क और सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक केंद्र ग्वादर पोर्ट का निर्माण किया है, जो अरब सागर तक सीधी पहुंच देता है। इस बड़े निवेश का उद्देश्य चीन को मलक्का जलडमरू मध्य को बायपास करने के लिए एक विश्वसनीय व्यापार मार्ग प्रदान करना था। मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच का यह संकरा मार्ग बेहद संवेदनशील है और संघर्ष के दौरान भारत, अमेरिका या किसी
प्रतिद्वंद्वी द्वारा आसानी से अवरुद्ध हो सकता है। यही कारण है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी राजनयिक तरीकों से स्थिति को शांत करने का प्रयास कर रही है। वे समझते हैं कि यदि पूर्ण युद्ध होता है और चीन सैन्य हस्तक्षेप नहीं करता तो पाकिस्तान अवश्य टूट जाएगा। शायद यही असली योजना है। अगर पाकिस्तान गिरता है तो चीन के पास तुरंत अपने हितों और निवेश की रक्षा के बहाने सैन्य हस्तक्षेप करने का बहाना होगा। चीन के लिए सीधी या परोक्ष युद्ध पहले से ही एक आर्थिक मृत्युदंड है जो उन्हें दशकों पीछे धकेल देगा। परंतु चीन के डर का एक और महत्वपूर्ण कारण है। पिछले महीने करीब 7 अप्रैल को एक अफवाह फैली कि एप्पल अपना पूरा आईफोन उत्पादन चीन से भारत स्थानांतरित करने की योजना बना रहा है। शुरुआत में तो यह झूठा लगा, लेकिन जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने गहराई से जांच की तो उन्हें जल्दी ही पता चला कि यह न सिर्फ सच है बल्कि डेल, गूगल, HP, वॉलमार्ट और कई अन्य वैश्विक दिग्गज भी यही करने की योजना बना रहे हैं। उस एक छोटी सी अफवाह ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी में पूरी तरह से हड़कंप मचा दिया। और ऐसा क्यों न हो, हम यहाँ सैकड़ों अरब डॉलर दाम पर लगे हुए देख रहे हैं। अगर आप हमारे वीडियो लगातार देख रहे हैं तो आप जानते होंगे कि चीन की अर्थव्यवस्था इतना बड़ा झटका झेल नहीं पाएगी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को कोई बड़ा फैसला लेना होगा। उन्हें एहसास हुआ कि एक अस्थिर भारत बड़ी वैश्विक कंपनियों के लिए कम आकर्षक होगा। 22 अप्रैल को भारत ने एक दशक में सबसे घातक हमला झेला। यह सिर्फ 2 हफ्तों के भीतर हुआ। इन सभी घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करने पर क्या आपको एक परेशान करने वाला पैटर्न दिखाई देता है? भारत पर हमला होता है और पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह तुरंत इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। भारत सटीक सैन्य कार्रवाई के साथ सावधानी पूर्वक जवाब देता है, जानबूझकर तनाव बढ़ने से रोकता है। पाकिस्तान पीछे नहीं हटता, वे संघर्ष को बढ़ा देते हैं। कई भारतीय शहरों पर मिसाइलें और ड्रोन छोड़ते हैं जिससे नागरिकों की मौत और घायल हो जाते हैं। यह खुला युद्ध का कृत्य है। अब भारत को बदला लेना और संघर्ष बढ़ाना ही एकमात्र विकल्प है। चीन के लिए पाकिस्तान सर्वोत्तम विकल्प था, विशेषकर भारत के साथ उनकी लंबी प्रतिस्पर्धा के कारण। हर कोई जानता है कि पाकिस्तान चीन का पालतू है। कल्पना कीजिए कि आप चीनी हैं और आपके पास एक पालतू है जिससे आप खास पसंद नहीं करते या जिसकी परवाह नहीं करते। अपने पालतू को अपना गंदा काम करने के लिए भेजना काफी आसान है, जैसे कि उस पड़ोसी पर हमला करना जिसे आप नापसंद करते हैं, क्योंकि आखिर में सारा दोष आपके पालतू पर जाता है, आप पर नहीं। यदि किसी को लगता है कि यह बहुत कल्पनाशील या नाटकीय है तो याद रखें कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने नागरिकों के साथ क्या किया है। चीन ने बार बार दिखाया है कि तियानानमेन चौक के नरसंहार, उइगर मुसलमानों की सामूहिक कैद और जबरन मजदूरी या तिब्बतियों के गायब होने जैसी सीमाएं पार करना उनके लिए मुश्किल नहीं है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए कंपनियों का चीन छोड़ना केवल आर्थिक मामला नहीं है, यह उनके अस्तित्व का सवाल है। जब अस्तित्व दांव पर हो तो वे अपनी वैश्विक सत्ता बनाए रखने के लिए कुछ भी करेंगे। आतंकी हमले के बाद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने संभवतः जश्न मनाया, मानकर कि उनकी योजना सफल हुई। लेकिन सिर्फ 3 दिन बाद एप्पल ने उन्हें चौंका दिया जब उसने आधिकारिक रूप से भारत में अपने कदम की पुष्टि कर दी। अब एप्पल की योजना है कि वह 2026 तक भारत में 40 अरब डॉलर मूल्य के आईफोन बनाएगा। अमेरिकी बाजार में बेचे जाने वाले लगभग 80% आईफोन हैं। चीन की असफल आर्थिक रणनीति के बाद उनका अगला कदम निर्दयी और चरम हो सकता है, जो संभवतः विश्व को पूर्ण युद्ध में ले जा सकता है। अब आइए विस्तार से समझते हैं कि चीन किस तरह से प्रत्येक भारतीय राज्य के खिलाफ कदम उठा सकता है, जो दशकों की थिंक टैंक रिसर्च, युद्ध अभ्यास और भू राजनीतिक विश्लेषण पर आधारित है। लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान खासकर अक्साई चिन्ह पठार से शुरू करते हैं, जिस पर 1960 में बीजिंग ने कब्जा किया था। यह मुख्यतः इसलिए क्योंकि अक्साई चिन्ह सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। देखिए, यह पठार सीधे तिब्बत और शिनजियांग से जुड़ता है। चीन की सैन्य रसद की जीवन रेखा प्रसिद्ध वेस्टर्न हाईवे G219 से होकर गुजरती है। संघर्ष की स्थिति में चीनी सैनिक शायद एक क्लासिक पिंसर हमला करेंगे। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की यूनिटें अक्साई चिन्ह से और पाकिस्तानी सेना गिलगित बाल्टिस्तान से एक साथ भारत पर दबाव बना सकती है। संयुक्त हमला लद्दाख में भारतीय सेना को घेर लेगा, उन्हें अन्य क्षेत्रों से काट देगा और सियाचिन ग्लेशियर व काराकोरम दर्रे के पास की अहम स्थानों को तत्काल जोखिम में डाल देगा। चीनी सेना की पर्वतीय ब्रिगेडें, जो ऊंचाई पर लड़ने में माहिर हैं, दौलत बेग ओल्डी जैसे रणनीतिक स्थानों का लाभ उठा सकती है,
जो भारत का सबसे ऊंचा उत्तरी हवाई अड्डा है। यदि यह हवाई पट्टी गिर जाती है तो भारत की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सब सेक्टर नॉर्थ तक पहुंच तुरंत खत्म हो सकती है। चीन के उन्नत रॉकेट, तोपखाने और मिसाइल लॉन्चर तिब्बत और शिनजियांग में तैनात हैं। ये भारत के आपूर्ति मार्गों और लेह के आसपास के ठिकानों पर विनाशकारी हमले कर सकते हैं, जिससे भारत की अग्रिम सेना को मजबूत करने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। लद्दाख में अंतिम लक्ष्य जमीन पर कब्जा करना ही होगा। बीजिंग अक्साई चिन्ह पर पूरा नियंत्रण चाहता है और संभव होने पर वास्तविक नियंत्रण रेखा के दक्षिण में और जमीन पर कब्जा कर सकता है। इस क्षेत्र को सुरक्षित करने से उनके महत्वपूर्ण हाईवे की सुरक्षा और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे को मजबूती मिलेगी। यह वास्तव में पाकिस्तान के साथ एक भूमि पुल का निर्माण करेगा, जिससे भारत पर उनकी रणनीतिक पकड़ मजबूत होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लद्दाख में एक बड़ा हमला शुरू करके चीन भारत को पाकिस्तानी मोर्चे से अपनी सेनाएं हटाने के लिए मजबूर कर देगा, जिससे उसके हर मौसम के साथ ही पाकिस्तान को बहुत जरूरी राहत मिल जाएगी। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी ऐसा ही हुआ था। चीन ने भारत को खुलेआम धमकी दी और सिक्किम के पास सेना तैनात की, जिससे भारत को 2 मोर्चों पर युद्ध की चिंता बढ़ गई। उस वक्त बीजिंग ने खुद को हमला करने से रोका था। आज चीन की सेना काफी सक्षम है और पुराना खतरा हकीकत बन सकता है। भारत के लिए दुर्भाग्य यह है कि चीनी लोग इस स्थिति के लिए कई दशकों से तैयार हो रहे हैं। विशाल बुनियादी ढांचे के निवेश ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी को पूरे लद्दाख मोर्चे पर उल्लेखनीय गतिशीलता का लाभ दिया है। चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ साथ हर मौसम में चलने वाले राजमार्ग, उन्नत एयरबेस और दर्जनों तेजी से तैनात किए जा सकने वाले ब्रिगेड आकार के कैंप बनाए हैं। बीजिंग को भारत को अचानक चौंकाना चाहिए ताकि नई दिल्ली को पता न चले और वह एक ऐसी स्थिति में फंस जाए जिससे बचना असंभव हो। कई विश्लेषकों का मानना है कि 2025-2030 के बीच चीन की भारत पर खतरनाक सैन्य बढ़त होगी, जिससे उन्हें जीत की गारंटी मिल सकती है। लेकिन यह सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। कागजों पर जरूर चीन के पास आंकड़े हैं, लेकिन असलियत में युद्ध शायद ही कभी साफ सुथरी भविष्यवाणियों के मुताबिक चलता है। बीजिंग के लिए कई चीजें बुरी तरह बिगड़ सकती हैं। रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध इसका एक उत्तम उदाहरण है। इस आक्रमण को 3 साल हो चुके हैं और आज भी रूसी सेना एक क्रूर और शर्मनाक गतिरोध में फंसी हुई है। चीन को भी वैसा ही या उससे भी बुरा अंजाम भुगतना पड़ सकता है। 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर लड़ाई करना एक भयानक सपने जैसा है। चीन की उच्च प्रशिक्षित पर्वतीय सेना भी ऊंचाई की बीमारी, कठिन मौसम और आपूर्ति संबंधी समस्याओं से प्रभावित है। भारतीय सैनिक इस इलाके में दशकों से अनुभवी हैं, वे नौसिखिए नहीं हैं। लद्दाख एक कठिन युद्धभूमि है, धरती के सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में से एक। भारत ने पिछली झड़पों से काफी कुछ सीखा है। उन्होंने बुनियादी ढांचे में सुधार किया है, पर्वतीय युद्ध प्रशिक्षण मजबूत किया है और ऐसे हालात के लिए उन्नत हथियारों का भंडारण किया है। यदि चीन खुलकर भारत के खिलाफ युद्ध में शामिल होता है तो वह वास्तव में एक भू राजनीतिक बारूद के ढेर पर दांव लगा रहा है। भारत यूक्रेन नहीं है, यह एक परमाणु शक्ति संपन्न विशाल देश है जिसके शक्तिशाली मित्र और वैश्विक स्तर पर मजबूत कूटनीतिक संबंध हैं। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और यूके ने चीन की आक्रामकता से निपटने के लिए भारत के साथ सैन्य और रणनीतिक संबंध गहरा किए हैं। चीन का युद्ध में पूर्ण योगदान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है। आर्थिक प्रतिबंध, राजनयिक अलगाव और पश्चिमी देशों से हथियारों की आपूर्ति रोकने से चीन खुद को वैश्विक मंच पर पूरी तरह अलग थलग पाएगा। यदि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत पर हमला करने के लिए एकजुट होते दिखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया, जापान और दक्षिण पूर्व एशियाई देश, जो पहले से ही दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामकता से असहज हैं, जल्दी ही भारत का समर्थन करेंगे। संभव है कि पूरे एशिया में एक रात में ही चीन विरोधी गठबंधन बन जाए। याद रखें, हम केवल लद्दाख की ही बात नहीं कर रहे। अब भी 2 और अहम जगहें हैं जो हालात को पूरी तरह बदल सकती हैं और हर एक पिछली से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर लद्दाख में भारतीय सेना कमजोर पड़ती है तो बीजिंग का दूसरा हमला पूर्वी हिमालय से आएगा। हम बात कर रहे हैं मैकमोहन रेखा की, जो चीन को अरुणाचल प्रदेश से अलग करती है। एक ऐसा राज्य जिसे बीजिंग जानबूझकर दक्षिण तिब्बत कहता है,
और जिद्दी होकर उसे अपनी जमीन मानता है। इस इलाके का मुख्य केंद्र तवांग सेक्टर होगा, क्योंकि यही दलाई लामा का जन्म स्थान है। इसे कब्जे में लेना बीजिंग को सिर्फ जबरदस्त कूटनीतिक बढ़त ही नहीं देगा, बल्कि इससे वे बेचैन तिब्बती आबादी पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे। तवांग पर नियंत्रण का अर्थ है भारत की पूरी पूर्वी रक्षा पंक्ति को सैन्य रूप से घेरना और ब्रह्मपुत्र घाटी पर नजर रखने वाले महत्वपूर्ण ऊंचे शिखरों पर कब्जा करना। और यह पहली बार भी नहीं होगा। साल 1962 में चीन ने इसी इलाके से हमला किया था। चीनी सेना ने अचानक तवांग पर कब्जा जमा लिया था। उन्होंने करीब 1 महीना कब्जा जमाया, फिर वापस हट गए। यदि पूर्ण युद्ध होता है तो चीन भी ऐसा ही करेगा। चीनी सैनिक समन्वित हमले करते हुए दिबांग और लोहित घाटी सेक्टरों में भी घुस सकते हैं। चीन भारत की 1100 किलोमीटर लंबी सीमा पर निगरानी करवाकर देश के अन्य हिस्सों में भारतीय सेना के प्रभावी एकत्रीकरण को असंभव बना देता है। भारतीय रक्षा शीघ्र ही कमजोर और अत्यंत संकटपूर्ण रूप से पतली हो जाएगी। यदि चीन अरुणाचल में सीमित लेकिन सफल घुसपैठ करने में कामयाब हो जाता है तो उसे एक विनाशकारी भू राजनीतिक सौदेबाजी का हथियार मिल जाएगा। बीजिंग ने चेतावनी दी है कि वे अरुणाचल से तभी पीछे हटेंगे जब भारत अक्साई चिन्ह पर अपना दावा स्थायी रूप से छोड़ देगा। लेकिन लद्दाख की तरह यह इतना सरल नहीं है। चीन 1960 में आसानी से अरुणाचल पर कब्जा कर सकता था, लेकिन उस समय भारत तैयार नहीं था और पूरी तरह से चौंक गया था। आज परिस्थितियां भिन्न हैं। वे न केवल बेहतर हथियारों से सुसज्जित हैं, बल्कि युद्ध का अनुभव भी रखते हैं, जंगल और पहाड़ी युद्ध में प्रशिक्षित हैं और दशकों से निर्मित सुदृढ़ रक्षा ठिकानों में गहराई से स्थापित हैं। ध्यान रहे कि अरुणाचल सघन वनों, ऊंची पहाड़ियों, तेज प्रवाहित नदियों और निरंतर वर्षा से आच्छादित है। यह सर्वोत्तम सेनाओं के लिए भी एक भयावह दुःस्वप्न है। चीनी सेनाएं जल्द ही खुद को दलदल वाले जंगल में फंसा पाएंगी, जहां उन्हें छिपे भारतीय दस्तों के आकस्मिक हमलों का निरंतर खतरा होगा। इसके अतिरिक्त चीन के सबसे नजदीकी ठिकाने से सेना को दूर सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर कठिन इलाकों में रसद पहुंचाने की चुनौतियां भी हैं। भारत ने पिछले 1 दशक में अपनी पूर्वी सीमा के साथ बुनियादी ढांचे को कठिन परिस्थितियों में भी तेजी से मजबूत किया है। बिल्कुल नए हवाई अड्डे, मजबूत ठिकाने, सुदृढ़ बंकर और कई नई पहुंच सड़कें खास तौर पर इस तरह बनाई गई हैं कि जब और जहां जरूरत हो वहां तुरंत अतिरिक्त सैनिक और जरूरी सामान पहुंचाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी विरोध भी ध्यान देने योग्य है। इससे बीजिंग एक उलझी हुई, महंगी और लंबी खींचतान में फंस सकता है। रूस से पूछिए कि उनके लिए ये सब कैसे चल रहा है। अब हम सबसे खतरनाक इलाके की बात करेंगे। चोक पॉइंट इतना संवेदनशील है कि अगर चीन इसे निशाना बनाता है तो भारत 2 हिस्सों में बंट सकता है। मैं बात कर रहा हूँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। और यही वो जगह है जहां चीन अपना गुप्त हथियार छोड़ सकता है, अपना प्रॉक्सी और पाकिस्तान की अपनी संतान बांग्लादेश। भारत के पूर्वोत्तर में जमीन की यह संकरी पट्टी, जो मुश्किल से 20 किलोमीटर चौड़ी है, मुख्य भारत और 7 पूर्वोत्तर राज्यों के बीच एकमात्र भौतिक संपर्क है। अगर यह कॉरिडोर बंद हो जाता है तो भारत का संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र विलग हो सकता है। चीन इस चिकन नेक कॉरिडोर की संवेदनशीलता से भलीभांति परिचित है। बांग्लादेश में हाल के बड़े राजनीतिक बदलावों के साथ स्थिति नाटकीय और खतरनाक रूप से चीन के पक्ष में बदल गई है। शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश ने भारत और चीन के बीच संतुलन बनाकर रखा था। शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद ढाका की नई नेतृत्व ने चीन से संबंध बढ़ाए। बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाहों, पुलों और भारत सीमा के पास ला मोलिनाड के नए सैन्य हवाई अड्डे में भारी चीनी निवेश हुआ। नई दिल्ली में खतरे की घंटियां बज रही हैं, क्योंकि बांग्लादेश चीन के सैन्य और राजनीतिक समर्थन की खुलकर तलाश कर रहा है। भारत एक डरावने सपने का सामना कर रहा है। उसके पूर्वी दरवाजे पर एक दुश्मन देश, जो चीन के साथ मिलकर किसी भी बड़े युद्ध के लिए तैयार है। चीन इस अस्थिर स्थिति का लाभ कैसे लेगा? बांग्लादेश चीन की निगरानी टीमों या विशेष बलों को भारतीय सीमा के पास गुप्त रूप से तैनात करने की अनुमति दे सकता है। उत्तर पश्चिमी बांग्लादेश में एक छोटा चीनी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी या मिसाइल अड्डा स्थापित करने से वह पूरे भारतीय हवाई क्षेत्र के लिए खतरा बन सकता है
और बिना युद्ध किए नया मोर्चा खोल सकता है। चीन जानबूझकर भारत के पूर्वोत्तर में विद्रोहों को फिर से भड़का सकता है। इस क्षेत्र का विद्रोही समूहों के साथ लंबा इतिहास रहा है, जिन्हें पहले बांग्लादेश और म्यांमार के तत्वों द्वारा समर्थन मिला था। संघर्ष में चीन गुप्त रूप से विद्रोही समूहों को हथियार, पैसा और सूचनाएं दे सकता है। वह उन्हें फ्रंट लाइन तक सप्लाई करने वाले महत्वपूर्ण रेल, सड़कों, पुलों और काफिलों को नुकसान पहुंचाने के लिए कह सकता है। इससे भारत में अराजकता बढ़ेगी, जिससे दिल्ली को सैनिकों को अग्रिम मोर्चे की जगह आंतरिक सुरक्षा में लगाना पड़ेगा। अंत में नॉर्दर्न पिंसर को नहीं भूलना चाहिए। 2017 में डोकलाम में चीन द्वारा सड़क निर्माण से भूटान के ट्राई जंक्शन के पास एक तनावपूर्ण गतिरोध हुआ था, क्योंकि इससे चीन को चिकन नेक तक सीधी पहुंच मिल जाती। कल्पना कीजिए अगर चीनी भी ऐसा ही करने की कोशिश करे। फर्क बस इतना होगा कि इस बार भारतीय सेना का ध्यान 2 मोर्चों पर बटा होगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश। लेकिन अब चिकन नेक पहले जितना कमजोर नहीं रहा। भारत ने दशकों में इसे एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। भारतीय सेनाओं ने अपनी वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए पूरे कॉरिडोर में उन्नत रूसी निर्मित S-400 मिसाइल सिस्टम तैनात किए हैं। ये वही वायु रक्षा प्रणाली हैं जिन्हें आपने शायद ऑनलाइन वीडियो में एक्शन में देखा होगा। यही वे सिस्टम हैं जिन्होंने भारतीय शहरों की रक्षा की है, दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन को आसानी से मार गिराया है और भारत में सैकड़ों या हजारों नागरिकों की जान बचाई है। भारत ने निकटवर्ती एयरबेस पर उन्नत राफेल लड़ाकू विमानों की टुकड़ी तैनात की है। ये राफेल खास तौर पर चिकन नेक और उसके आसपास के मिशनों के लिए बनाए गए हैं। उत्तर पूर्वी सीमा पर इस हवाई कॉरिडोर के पास आने वाले किसी भी चीनी या बांग्लादेशी खतरे को तुरंत आधुनिक फाइटर जेट्स द्वारा रोका जाएगा। भारतीय सेना ने क्षेत्र में सैनिकों की भारी तैनाती की है, जिसमें उत्तरी और बांग्लादेशी सीमा पर विशेष इन्फेंट्री, बख्तरबंद ब्रिगेड और तोपखाने की यूनिट्स शामिल हैं। नई बख्तरबंद बटालियनें, भारी तोपखाना, टैंक और सैकड़ों बख्तरबंद वाहन अब दोनों दिशाओं से आने वाले खतरों का तुरंत जवाब देने के लिए तैयार हैं। परंतु इन सब के बावजूद चीन को इसमें शामिल होने से पहले अनेक कारणों से 2 बार विचार करना चाहिए। उनकी तेज और आसान जीत की कोई गारंटी नहीं है। हाल की सीमा झड़पों के बाद चीन ने पहली बार महसूस किया कि भारतीय सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा कितनी दृढ़ता से करेंगे। हिमालय की कठोर पहाड़ियों में लंबा खींचने वाला युद्ध चीनी सैनिकों को उनकी सप्लाई बेस से दूर फंसा सकता है, जैसे रूस यूक्रेन में फंस गया था। अगर युद्ध लंबा खींचता है या इससे भी बुरा चीन को शर्मनाक और खूनिहार मिलती है, तो उसकी बड़ी मेहनत से बनाई गई ताकत की छवि पूरी तरह से टूट जाएगी और उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा दशकों तक खराब हो जाएगी। कूटनीतिक दृष्टि से भारत पर चीनी हमले के साथ ही चीन विश्व का सबसे बड़ा खलनायक बन जाएगा। बीजिंग पर हमलावर होने का आरोप लगेगा, जिससे संयुक्त राष्ट्र की निंदा होगी। इस परिस्थिति में ट्रंप चीन के लिए एक बुरा सपना साबित होंगे। ट्रंप चीन पर हजारों कड़े प्रतिबंध लगाने का यह एक शानदार बहाना बना लेंगे। यदि चीन को लगता है कि टैरिफ और ट्रेड वॉर दर्दनाक हैं, तो वे अंतर्राष्ट्रीय अलगाव का सामना करने तक प्रतीक्षा करें। चीन द्वारा एकाएक अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था पर पीढ़ियों तक प्रभाव पड़ने वाले प्रतिबंध लग सकते हैं। साथ ही परमाणु कारक भी है, जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। ध्यान रहे, भारत, चीन और पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं। बीजिंग सोच सकता है कि वह इस संघर्ष को सावधानीपूर्वक संभाल सकता है और इसे पूरी तरह पारंपरिक रख सकता है, ताकि यह परमाणु सीमा से नीचे ही रहे। भारत और चीन दोनों नो फर्स्ट यूज परमाणु नीति का दावा करते हैं और अपने परमाणु हथियारों को अंतिम विकल्प के रूप में रखते हैं। पाकिस्तान की परमाणु रणनीति जानबूझकर अस्पष्ट, अनिश्चित और लापरवाह है। भारत के अस्तित्व के लिए खतरा बनने वाला कोई भी परिदृश्य तुरंत परमाणु तनाव बढ़ने का डर पैदा करता है। चीनी सैन्य योजनाकारों को अति सतर्क रहना होगा। वे शायद भारत के मुख्य शहरों पर कब्जा या विवादित क्षेत्रों में गहराई तक प्रवेश करने से बचेंगे। वे अपनी घुसपैठ को सीमित रक्षात्मक हस्तक्षेप के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। वे इसे वैश्विक स्तर पर क्षेत्रीय स्थिरता बहाल करने के रूप में पेश कर सकते हैं, यह दिखाते हुए कि वे भारत को पाकिस्तान को मिटाने से रोक रहे हैं। वास्तव में कोई भी उस बहाने पर विश्वास नहीं करेगा। चीन को हमेशा डर रहेगा कि एक गलत कदम या छोटी सी गलती से भी विनाशकारी परमाणु युद्ध छिड़ सकता है, चाहे वह स्थिति नियंत्रित रखने के लिए कितनी भी सावधानी बरते। अंततः आर्थिक रूप से यह युद्ध चीन को पूर्णतया नष्ट कर देगा, संभवतः भारत से भी अधिक।
भारत की अर्थव्यवस्था छोटी होने के बावजूद वह चीन के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में से एक है। द्विपक्षीय व्यापार सालाना $100 बिलियन से अधिक है। सीधा युद्ध इन व्यापारिक संबंधों को एक रात में समाप्त कर देगा। रूस के साथ व्यापार को खोने से भारत तत्काल और स्थायी रूप से पश्चिमी देशों के साथ जुड़ जाएगा और चीन के खिलाफ आर्थिक नाकेबंदी, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध एवं तकनीकी अलगाव की पहल में शामिल हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक घबराकर पूरे क्षेत्र से भाग जाएंगे। भारतीय महासागर जैसे प्रमुख समुद्री मार्गों से शिपिंग बीमा दरों में भारी बढ़ोतरी होगी। चीन के लिए सबसे बुरा यह होगा कि उसके महत्वपूर्ण ऊर्जा आयात, जिन पर वह निर्भर है, खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगी चीनी जल क्षेत्रों को नौसैनिक नाकाबंदी कर सकते हैं। बीजिंग शायद जुआ खेल रहा है, जल्द जीत और कम आर्थिक नुकसान की उम्मीद में। लेकिन अगर यह संघर्ष हफ्तों या महीनों तक चलता है तो चीन को पूरी तरह से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बुरी बात, चीन बिना किसी दुश्मन की एक भी गोली के अपनी जमीन पर आर्थिक तबाही का सामना कर सकता है। चीनी नेताओं के लिए यह एक डरावना परिदृश्य है जो उन्हें रातों की नींद खोने पर मजबूर करता है। देखने के लिए धन्यवाद।